हाउ टू फाइंड द लॉ, और तीसरी बात है हाउ टू इम्प्लीमेंट। इस बंदे की जो तीन चीजें आती हैं वो वकील है, जिसको आती है वो जज है। आप लोगों के साथ तो डिस्कस हुआ होगा कहीं, पता नहीं पुराना, पता नहीं हुआ है कहीं, वो आपको याद नहीं होगा। अच्छा, सेक्शन 26 है आपका इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। Every suit shall be instituted by the presentation of plaint or in such other manner as may be prescribed। हर सूट जो सीपीसी के तहत फाइल होता है वो या तो प्लेंट से फाइल होता है या अदर मैनर प्रिस्क्राइब्ड। अदर मैनर प्रिस्क्राइब्ड बड़ा स्कोप वाइडर किस्म का है। आप सिंपल कोई पिटीशन भी ऐसी फाइल कर दें, या आपने आर्बिट्रेशन में कॉन्सेप्ट सुना होगा जब दो पार्टी एग्रीमेंट कर लेती हैं कि कोई एक पॉइंट के ऊपर कोई इशू आ गया तो हम उसका रेफरेंस बना के भी हम सूट फाइल कर सकते हैं। अदर मैनर्स वाली बात ये है, ओपन है, आप बिल्कुल ऑर्डर 7 की तरह प्लेट ड्राफ्ट ना भी करें, एक सादा सा रेफरेंस बना के अगर आप कोर्ट के सामने ले आए तो आपका सूट कंसीडर होगी। प्लेन की डेफिनेशन जो फिक्स है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन जो है वो कोर्ट ने तो नहीं दी, लेकिन उसका पैटर्न ऑर्डर 7 ने बता दिया हुआ है कि प्लेन जो आप ड्राफ्ट करेंगे उसको आप ऑर्डर 7 के तहत रूल 1 के तहत आप इस तरह से उसको ड्राफ्ट करके इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। तो लिहाजा आपको सेक्शन 26 ये कह रहा है कि हर जो सूट फाइल होगा या वो प्लेन के जरिए फाइल होगा या अदर मैनर प्रिस्क्राइब। ये मैंने बता दिया कि ये बड़ा ओपन है, अदर मैनर प्रिस्क्राइब। इसको आप किसी तरह लिमिटेड नहीं कर सकते कि जनाब इसके लिए भी तो पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल से 2-3 सेक्शन है, आगे 2-3 टेक्निकलिटी है, वो पढ़ लेंगे हम जाके। समन्स एंड डिस्कवरी, मैंने अभी भी बताया कि अगर फर्ज कर लें आप आर्बिट्रेशन है, आप दोनों के दरमियान कोई एग्रीमेंट है आर्बिट्रेशन का, दो पार्टनर हैं, वो कहते हैं हम हमारे दरमियान कोई डिस्प्यूट पैदा हुआ तो हम उसके एक दूसरे के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं करेंगे, ऐसे कहते हैं ना लोग, ठीक है। अब किसी एक पॉइंट के ऊपर उनके डिस्प्यूट पैदा हो जाता है, अब उनके ऊपर वो खुद इशू फ्रेम कर देते हैं कोर्ट, लेकिन अब ये पॉइंट है, इसके ऊपर हमारे दरमियान सेटलमेट कर दें। अब उस पॉइंट की बेस पे अपने तरीके से एक रेफरेंस बना के कोर्ट में भेज देते हैं, ठीक है जी। वो क्योंकि उनके दरमियान आर्बिट्रेशन हुई है, कोर्ट उसको रिफ्यूज नहीं कर सकती। आर्बिट्रेशन एक्ट ने एक्ट पढ़ा होगा, उसके अंदर ये चीज लिखी हुई है कि अगर दो लोग आर्बिट्रेशन होती, दो लोगों के दरमियान वो सालस भी मुकर्रर करते हैं, वो अपना मैटर जो है वो कोर्ट के सामने भी लेके जाते हैं, और ये तो एग्रीमेंट के कंटेंट पे डिपेंड करता है कि उन्होंने अपना डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन के पास लेके जाना है, या अगर वो आर्बिट्रेटर के ऊपर सेटिस्फाई नहीं है, उन्होंने पॉइंट नहीं किया, तो फिर वो डायरेक्ट कोर्ट के पास लेके जाएंगे। ये जब आप सेक्शन आगे जाके पढ़ेंगे स्पेशल सूट्स, आगे पार्ट है हमारा स्पेशल सूट का, उसके अंदर भी ये चीज़ बयान की गई हुई है कि अगर कोई आर्बिट्रेशन के सेंस में आता है तो वो फिर ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉपर एक प्लेन की तरह ऑर्डर 7 को फॉलो करेगा, वो एक अपने तरीके से एक ड्राफ्ट देगा जिसको हम रेफरेंस भी कह सकते हैं, वो कर दे, स्पेशल सूट कंसीडर होगा वो, ठीक है। स्पेशल सूट जैसे 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 आपको वैसे भी मिसाल देता था, इंटरलॉकटरी ऑर्डर भी एक स्पेशल सूट है, ठीक है। वो इंटरप्लीडर सूट भी उस चीज़ को कहते हैं, सॉरी इंटरप्लीडर सूट आपने कॉन्सेप्ट तक सुना होगा। ये आगे जाके पढ़ना पोर्शन, उसमें वहाँ जाके आपको क्लैरिटी हो सकती है, लेकिन अदर मैनर्स में ज़रूरी नहीं है कि आप ऑर्डर 7 के रूल 1 को फॉलो करो, उसके लिए आपको प्लेन ड्राफ्ट करनी पड़ेगी, वो फिर आप उस ऑर्डर 7 और रूल 1 को फॉलो कर सकते हैं। अदर मैनर्स में आप ओपन है, ठीक है, वो कोर्ट की बात है। अब ये इंस्टीट्यूशन का सुन लें, सिविल कोर्ट में जो इंस्टीट्यूशन होती है वो सीओसी ऑफिस में होती है, ठीक है। और सीओसी ऑफिस का कई लोगों को एब्रिविएशन थोड़ा इशू है, चीफ मिनिस्टीरियल ऑफिस ऑफ सिविल कोड कहते हैं उसको, सीओसी ऑफिस का चीफ मिनिस्टीरियल ऑफिस ऑफ सिविल कोड, जो एब्रिविएशन हम सीओसी ऑफिस
के बाहर लिखा हुआ है COC ऑफिस, जहाँ पे हम केस इंस्टीट्यूट करते हैं, चाहे वो प्लेन से या अदर मैनर से। तो COC का मतलब है चीफ मिनिस्टीरियल ऑफिस ऑफ सिविल कोड। हर फाइलिंग आपकी चीफ मिनिस्टीरियल ऑफिस में होगी, ठीक है। वहाँ एक प्रिस्क्राइब रजिस्टर्ड है, उसके अंदर उसका अंदराज होगा, उसको एक नंबर एलोकेट किया जाएगा जिसको सिविल सूट नंबर कहते हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात और है कि अक्सर ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ जाता है MCQ टाइप, कि आप ये बताएं कि जज जो है वो पहला ऑर्डर जब उसके पास केस जाता है तो सबसे पहला ऑर्डर क्या पास करता है? मार्किंग का आर्टिकल के ज़्यादा हम देखें मार्किंग का करेगा ना। वैसे डिस्कशन कर रहा हूँ मैं, आपसे सवाल नहीं पूछ रहा, वैसे डिस्कशन कर रहा हूँ। जिसको पता वो ऑर्डर पास करता है जज, वो स्पेसिफिकली ऑर्डर बता देता है। जज एक वर्ड लिखता है या कुछ भी लिखता है, फाइल जब उसके पास COC ऑफिस से होके जाती है, एक सेकंड, COC ऑफिस से होके जब उसके पास जाती है, मार्किंग होने के बाद जब उसके पास जाता है केस, तो सबसे पहले यस एग्जैक्टली जज जो सबसे पहला ऑर्डर पास करता है फाइल के ऊपर, वो लिखता है बाज अज कफियत पेश हो गई। ये जज का सबसे पहला ऑर्डर है, ठीक है। नसर गोंदल साहब थे इधर यहाँ, वो कहते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन इंटरव्यू कमेटी में मुझे जाते ये पूछा था कि जी बताएं जज सबसे पहला ऑर्डर कौन सा पास करता है। उन्होंने कहा मुझे सिंगल क्वेश्चन ही पूछा गया और मैंने इसका क्वेश्चन का आंसर ना दे सका वैसे। तो उन्होंने कहा जी चूंकि आपका PPSC उस वक्त पेपर लेती थी तो वो हाई नंबर पे थे, तो ये जहन में रखना, जज जो सबसे पहला ऑर्डर पास करता है वो बाज अज कफियत पेश हो गई। ये इंस्टीट्यूशन का तरीकाकार है। आगे आप चले जाए समन एंड डिस्कवरी। समन के बारे में जो डिटेल है उसका प्रोसीजर जो है वो है ऑर्डर 5 में। लेकिन अगर कोई चीज सब्सटेंटिव लॉ में ना हो तो फिर अदालतों को एक छूट मिल जाती है कि जिस तरीके से मर्जी उसको अडॉप्ट करे। जब एक सूट फाइल होता है तो फाइल होने के बाद अगर देखा जाए कि ड्यूली इंस्टीट्यूट है, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया गया, अगर केस ड्यूली इंस्टीट्यूट हो चुका हो तो फिर जज की जिम्मेदारी है कि वो या समन इशू करे या ना करे। ये जहन में रखना, जरूरी नहीं है जब भी कोई सूट इंस्टीट्यूट हो जाए ड्यूली तो हर केस में समन जारी हो, जरूरी नहीं है। लफ्ज यहाँ लिखा है मे, आप जज को पाबंद नहीं कर सकते कि जनाब आप दायर हो गया और डिफेंडेंट को समन जारी करें। जज इज नॉट बाउंड। क्यों? वर्ड में यूज हुआ हुआ है, उसकी मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। ऑर्डर 5 में भी लिखा हुआ है कि अगर सूट फाइल होने के बाद एक तो समन जाता है, अगर समन नहीं जाता डिफेंडेंट खुद ही कोर्ट में आ जाता है तो फिर उसको समन इशू करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये मे का वर्ड यहाँ पे ऐड करने का मतलब ही सिर्फ ये है कि आप किसी सूरत जज को कंपेल नहीं कर सकते कि आप इसको समन डिफेंडेंट को इशू करें, आप पाबंद हैं इस काम को करने के। मे का वर्ड इसलिए यूज है, समटाइम डिफेंडेंट खुद आ जाता है कोर्ट के अंदर तो फिर उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाती है, उसको कह दिया जाता है कि आप इसमें रिटन स्टेटमेंट दे दें, अमूमन कंसेंटिंग स्टेटमेंट दी जाती है। तो ये यहाँ जो वर्ड मे लिखा हुआ है मैं उसके लिए उसको एक्सप्लेन कर रहा था। अच्छा, एनीहो, वेयर अ सूट हैज बीन ड्यूली इंस्टीट्यूटेड, ये जो लफ्ज ड्यूली है ना, ये वैलिडिटी का लफ्ज है कि अगर मार्किंग या COC ऑफिस ने किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, जो कि अमूमन नहीं लगाते, हालांकि ये प्राइमरी ड्यूटी COC ऑफिस की है, वो ये चेक कर ले कि क्या ये सूट ज्यूरिसडिक्शन के लिहाज से मेंटेनेबल है कि नहीं है, या अदर जितनी भी रिस्ट्रिक्शन या लिमिटेशन है। वहाँ पे एक ऐसा बंदा बैठना चाहिए था जिस तरह रजिस्ट्रार लाहौर हाईकोर्ट लेवल का बंदा है, जो चेक करता है कि क्या COC ऑफिस की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, ठीक है। ऐसे ही होता है, हम 4-5 साल केस चलाते हैं, बाद में पता चलता है मेंटेनेबिलिटी नहीं थी, तो मार्किंग कैसे हो गई, ठीक है। ये बुनियादी चीज़ें हैं जो बीइंग हमें स्टूडेंट ऑफ लॉ भी पता होना चाहिए, और अगर हम जुडिशरी अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तब भी ये चीज़ें माइंड में फिट होनी चाहिए। आगे जो लफ्ज लिखा है असमन में भी इशू, ये जो में भी है इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, आपको पूछा जा सकता है जी बताएं अगर एक सूट ड्यूली इंस्टीट्यूट हो गया
जज पाबंद है डिफेंडेंट को समन जारी करने का, लिखे डिबेट करें इसके ऊपर। तो फिर अगर आपको ये वर्ड में अपने माइंड में बैठा होगा तो आप ये कह सकते हैं कि इस सेक्शन के तहत वहाँ वर्ड बे यूज़ हुआ है, पाबंदी नहीं है कि उसको समन जारी किया जाए। फिर आप रेफरेंस चला जाएगा आपका आर्डर 5 में, वहाँ से डिटेल पकड़ें। मैं जब भी सीपीसी पढ़ाता हूँ मैं कभी आर्डर को सेक्शन के साथ मिक्स नहीं करता, अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है कि यहाँ से आप आर्डर 27 सेक्शन 27 समझ का पढ़ें, फटाफट आर्डर 5 खोल लें और मिक्स करके पढ़ना शुरू कर दें। कभी भी मिक्सचर नहीं पढ़ते, सेक्शन पोर्शन को आप अलग से पढ़ लें, उसको अंडरस्टैंड कर लें। जब हम आर्डर पोर्शन में जाएंगे फिर हमें पिछली चीज़ें आती जाएंगी खुद को खुद। कई ऐसे करते हैं यहाँ से काला आगे निकाला 5 पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसे कभी भी घर में भी स्टडी ना कीजिएगा। पहले आप सेक्शन पोर्शन को क्लियर करें, उसके बाद आप आर्डर पोर्शन की तरफ चले जाएं। यहाँ है समन में बी इंस्टीट्यूटेड बाय डिफेंडेंट टू अपीयर एंड आंसर द क्लेम एंड मे बी सर्व्ड इन मैनर प्रिस्क्राइब्ड। ये जो मैनर प्रिस्क्राइब्ड है ये आर्डर 5 है सारा। 2015 में क्वेश्चन आ गया था कि डिफाइन डिफरेंट मोड्स ऑफ समन अंडर सीपीसी। पूरी सीपीसी में जितने भी मोड समन के हैं बता दे सारे, आपके फटाफट ब्रेन में आ जाएंगे। आर्डर 5 वाला तो आएगा ही आएगा, ठीक है। 37 स्पेशल समन है, आर्डर 37 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट स्पेशल समन है, ठीक हो गया। उसके बाद आपका समन अपील के अंदर भी है, अपील में भी समन जाता है। फिर एक आपका आर्डर 43 में जो नोटिस इशू होता है उसको भी आप मोड ऑफ समन की कैटेगरी में लेके आ सकते हैं। तो ये लिमिटेड नहीं है कि आप सिर्फ उसको आर्डर 5 की हद तक रिस्ट्रिक्ट करके रखें। अगर वो मोड सीपीसी का वर्ड यूज करके पूछ ले तो अब वो आपको आर्डर 5 की हद तक लिमिटेड नहीं कर रहा। तो यहाँ अपने ब्रॉडर होके सीपीसी पूछ लिया, ये कॉमन सेंस यही है। सबसे पहले कहा यह जाता है कि आहिस्ती से क्वेश्चन अंडरस्टैंड करें, उसके मुताबिक उसका रिप्लाई लिखें। तो अगर वो सीपीसी का वर्ड है खाली आर्डर 5 एक्सप्लेन करके आगे तो वो फिर कटौती करता है, आपको अपनी जगह महसूस होता है कि मैं तो बिल्कुल पूरी क्लियरली आप आर्डर 5 को ए से जेड लिख के आया हूँ, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। ये साथ साथ जो बातें बता रहा हूँ अक्सर कन्फ्यूजन है जी, तो पता नहीं क्या होता है वहाँ पे। अच्छा, सर्विस ऑफ समन वेयर डिफेंडेंट रिजाइड इन अदर प्रोविंसेस। अगर मुद्दा दूसरे सूबे में रह रहा है और आपने यहाँ से उसको समन इशू करना है, तो यहाँ की कोर्ट जो है पंजाब के अंदर उसकी जुरिस्डिक्शन पंजाब की हद तक या अपने ज़िले की हद तक ख़त्म हो जाती है, ठीक। अब दूसरे सूबे में रह रहा है, वहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ समन कैसे होगी उसका जो तरीकाकार है वो यहाँ लिख दिया है सेक्शन 28 के अंदर। यहाँ की कोर्ट फर्ज कर ले पंजाब की कोर्ट ने किसी सिंध में रहने वाले डिफेंडेंट को समन इशू करना है, तो उसका तरीकाकार ये है कि यहाँ की कोर्ट पंजाब की वहाँ के रूल्स के मुताबिक मुतलका कोर्ट को जिसकी हदूद के अंदर मुद्दालय रह रहा है, हम सपोज कर लेते हैं कि मुद्दालय सत्तर में रह रहा है, तो यहाँ की सियालकोट की जो कोर्ट है वो सत्तर के कोर्ट को ये एक रेफरेंस टाइप बना के सेंड कर सकती है कि मेरे फलां, एक पूरा रेफरेंस का वर्ड मैंने इस चीज़ यूज़ किया है, केस का हवाला देना पड़ेगा जी, ये केस मेरे पास चल रहा है, उसके ऊपर ये फलां बंदे के खिलाफ ये केस है और आपकी हदूद में उसकी रेजिडेंस है, आप इस समन को एग्जीक्यूट करके देंगे, ठीक है। तो एक प्रॉपर रेफरेंस जाएगा वहाँ पे उस कोर्ट में, वो कोर्ट जो है उसको एग्जीक्यूट करेगी उस समन को और ऐसे ही समझा जाएगा जैसे ये समन इशू भी उसी कोर्ट ने किया, जैसे केस उसी 70 वाली कोर्ट के पास चल रहा है। अदालतें जैसे हमने अक्सर देखा होगा, जितनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो एक दूसरे को कोऑपरेट करने की पाबंद है कॉन्स्टिट्यूशनली। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जितनी अदालतें हैं वो एक दूसरे को कोऑपरेट करने की कॉन्स्टिट्यूशनली पाबंद है, ठीक है। इसीलिए दूसरी प्रोविंस के अंदर अगर कोई डिफेंडेंट रह रहा है, यहाँ से रेफरेंस उस कोर्ट के पास चला गया है, तो वो कोर्ट अपनी ऐसी जिम्मेदारी समझेगी जैसे केस चल ही मेरे पास रहा है और मैंने इस डिफेंडेंट की तमील करवानी है। तो प्रोसेस वही अडॉप्ट किया जाएगा। आपको पता है जो आपका प्रोसेस यहाँ आर्डर 5 का होता है, लेकिन वहाँ पे उनके सूबे के मुताबिक जो रूल होगा
आपको पता होना चाहिए कि सिंध का और पंजाब का जो आर्डर पोर्शन है इसमें ठीक ठाक डिफ्रेंशिएट है, ठीक है। वहाँ पे समन का तरीकाकार थोड़ा डिफरेंट है, पंजाब का तरीकाकार समन का डिफरेंट है। ये सब्सटेंटिव पोर्शन जो है ये पूरे पाकिस्तान के लिए सेम है। जो आर्डर पोर्शन है ये हाई कोर्ट की स्वाबदीद है, हाई कोर्ट वक्तन फवक्तन इसमें तरमीम कर सकती है जो उसको मुनासिब लगता है। इसलिए वहाँ जब एग्जीक्यूशन समन की होगी तो वो अपने रूल्स के मुताबिक उस डिफेंडेंट तक तमील मुकम्मल करवा के उसकी समन की जो रिपोर्ट होगी वो रिपोर्ट इनक्लोज करके जिस कोर्ट ने ट्रांसफर, उसको हम ट्रांसफर कोर्ट कहते हैं, ट्रांसफरिंग कोर्ट जो है वो ट्रांसफर कोर्ट को वो समन की रिपोर्ट भेज देगी। शॉर्ट सा करने लगा हूँ, अगर एक डिफेंडेंट के खिलाफ पंजाब में सूट फाइल हो गया लेकिन वो खुद रिहाइश पजीर कहाँ पे है, सिंध में। अब यहाँ की कोर्ट ने अगर उसके खिलाफ समन एग्जीक्यूट करवाना है तो सेक्शन 28 कहता है कि आप उसकी जिस जगह पे वो बंदा रहता है उसकी मुतलका कोर्ट को रेफरेंस पे वो आगे से प्रोसीजर खुद अडॉप्ट करेगी। लेकिन ये सेक्शन कहता है वो कोर्ट ऐसी जिम्मेदारी लेगी जैसे इशू ही सूट केस चल ही उसके पास रहा है और ये उसकी प्राइमरी ड्यूटी है कि वो इसकी तमील करके वापस रिपोर्ट करे। ये सिंपल इस सेक्शन में था, ठीक है। वर्डिंग पढ़ते तो आगे क्लियर हो गया। समन में बी सेंट फॉर सर्विस इन अनदर प्रोविंस टू सच कोर्ट इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स इन फोर्स इन दैट प्रोविंस। जो सूबे के रूल्स होंगे उसी तरीके से उसको सेंड किया जाएगा। फिर जिस कोर्ट के पास जाएगा ये आगे लिखा है द कोर्ट टू विच सच समन इज सेंट शैल। ये वर्ड शैल इसलिए कहा, मैंने मिसाल दे दी, हर कोर्ट दूसरी कोर्ट को पाबंद है कॉपरेट करने की, एसोसिएट करने की। इसलिए ऊपर वाले पोर्शन में वर्ड में यूज हुआ है, यहाँ शैल कर दिया। वो जिसको भेजा गया उसको पाबंद कर दिया है कि आप इनकार नहीं कर सकते कि जी कौन होती है अपनी आप की कोर्ट वापस करें, मैं तो पाबंद हूँ, मुलाजम हूँ। इसलिए लफ्ज लॉ मेकर ने यहाँ पे शैल लगाया है ताकि वो इसको इनकार ना करे। शैल upon receipt thereof proceed as it has been issued by such court। ऐसे ही समझा जाए जैसे उसका अपने पास केस चल रहा है। एंड देन एंड शैल देन रिटर्न, ये भी पाबंदी है, वापस रिपोर्ट भी करेगी। ये नहीं कह सकती समन आया, हमें तो ड्यूटी लगाया हमारी फलां बंदे को ये लेटर दे दें, हम जेब में डालते हैं, परवाह नहीं करते वापस देना है कि नहीं देना, परवाह ही उसको रिस्पॉन्ड करना है। दोनों जगह पे वर्ड शैल यूज है। इतनी बरीक बीनी से लॉ पढ़ना पड़ता है, ठीक है। ऊपर वाली जगह पे भी शैल है, लेने से भी इनकार नहीं करेगी। जब वापस रिपोर्ट करनी है तो ये भी नहीं कि गुमसुम होकर बैठ जाएगी जी बात जरूरत ही नहीं है वापस भेजने की। यहाँ भी वर्ड शैल है, पाबंद है वापस रिटर्न करने की। शैल देन रिटर्न समन टू द कोर्ट ऑफ इशू टुगेदर विद द रिकॉर्ड इफ एनी ऑफ इट्स प्रोसीडिंग विद रिगार्ड देयर। जो कार्रवाई उसने की बताएगी कि पहले उसको पर्सनली समन भेजा, बंदा नहीं मिला, ये वो नोटिस है अदम तमील का, वो साथ लगाएगी। दूसरी दफ़ा कहेगी कि मैंने उसको अक्नॉलेज यू भेजा, उसके ऊपर भी वो नहीं आया। तीसरी दफ़ा हमने उसका प्रोक्लेमेशन किया है, उसके ऊपर वो बंदा हमारे पास पहुंच गया है। अब वो प्लान डेट क्या जो भी रिजल्ट होगा, आया नहीं आया, पहुंचा नहीं पहुंचा, अब आगे इसके ऊपर डिबेट है कि वहाँ पे बाद से आगे पैसे कौन जमा करवाएगा। डेफिनेटली वो कोर्ट एक दूसरे के साथ लिंक होती हैं, वो बताती रहती हैं कि जनाब अब समझ गया है, ये गया वो गया, ठीक है। न्यूज़पेपर के यहाँ पैसे जमा हो गए, वहाँ अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। इसके ऊपर बहस करने की जरूरत नहीं है। या जेहन में उठा रही मुद्दा मदई तो यहाँ बैठा है, तो उस वाली सिंध वाली सक्कर वाली कोर्ट को पैसे कौन देगा, तो वो पूछ लेंगे, वो आपको कह सकती है जी पैसा कर। अच्छा, एनी हो सर्विस ऑफ फॉरेन समन्स, बाहर की कंट्री से अगर आपने करवाना है या यहाँ से किसी को बाहर करवाना है, फॉरेन समन, बाहर से कोई कंट्री से समन आ जाता है आपको एग्जीक्यूट होने के लिए, तो ये पहली बात जहन में रखनी है। वो जो बाहर वाली कोर्ट आपको समन भेज रही है एग्जीक्यूट करवाने के लिए, उसको स्टैब्लिश पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने। अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उसको स्टैब्लिश नहीं किया तो वो फॉरेन कोर्ट कहलाएगी, ठीक हो गया। और फॉरेन कोर्ट का कोई तरीकाकार नहीं है कि वो पाकिस्तान में कोई समन एग्जीक्यूट करवाए अनटिल अनलेस कोई रेसिप्रोकेटरी ट्रीटी हो या अदरवाइज ट्रीटी हो। तो यहाँ अगर सऊदी अरब की
सऊदी अरब कंट्री में पाकिस्तान की एम्बेसी में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कोई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट की है कि हमारे जो सिटीज़न हैं वो आपस में अगर कोई मुद्दा है उनका तो वो एम्बेसी में जाएं, वहाँ कोर्ट की सहूलत मौजूद है, वहाँ केस फाइल करें। केस फाइल हुआ है, मुद्दा पाकिस्तान में आ गया, तो अब उसकी तमील करवानी है। सऊदी अरब जो पाकिस्तान की कोर्ट एम्बेसी में इस्टेब्लिश है वो यहाँ की कोर्ट को समन सेंड करेगी उसी तरह जिस तरह हम प्रोविंस को सेंड करते हैं, और यहाँ की कोर्ट वैसे ही रिस्पॉन्ड करने की जिम्मेदार है जैसे एक प्रोविंस टू प्रोविंस कोर्ट है। पढ़ देता हूँ। Summons and the other processes issued by a civil court or revenue court situate outside। दो आ गई हैं। CPC पढ़ते वक्त जहन में रखिएगा कि जब लफ्ज कोर्ट आता है तो सिविल कोर्ट है, ये डेफिनेशन में लिखा हुआ है। यहाँ उसने साथ क्लैरिटी कर दी और रेवेन्यू कोर्ट। अगर कोई पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बाहर की किसी कंट्री में तो रेवेन्यू कोर्ट भी एस्टैब्लिश की हो, अगर उसकी तरफ से भी समन आए तो वो भी एग्जीक्यूट होगा। आपने जब रेस्ट जुडिकाटा पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि रेस्ट जुडिकाटा सिर्फ उन्हीं केसेस पे सीपीसी के तहत लगेगा जो सिविल केसेस थे। रेवेन्यू केसेस में केस चल रहा है, सिविल केसेस के ऊपर रेस्ट जुडिकाटा उसका अफेक्ट नहीं करेगा। इसलिए उसने क्लैरिटी के साथ लिख दिया कि रेवेन्यू कोर्ट सिचुएट आउटसाइड पाकिस्तान मे बी सेंट टू द कोर्ट इन पाकिस्तान एंड सर्व एज इफ दे वर समन्ड आर इशूड बाय सच कोर्ट। हो सकता है एग्जीक्यूट। प्रोवाइजो में सिर्फ उसने क्लैरिफाई किया है कि वे ये जो फॉरेन कोर्ट है, फॉरेन सर्विस आ रही है समन की, ये कौन सी कोर्ट कर सकती है, वो मैंने आपको बता दिया। सिर्फ वही कोर्ट कर सकती है जिसको पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया हो। पाकिस्तान की हदूद से बाहर ऐसी कोर्ट इस्टेब्लिश की जा सकती है जिसके ऊपर पाकिस्तानी गवर्नमेंट का पूरा असर व रसूख हो। ठीक है, आगे सेक्शन मैं कह रहा हूँ, या तो आप एम्बेसी में आप एम्बेसी जो है वो पार्ट कंसीडर होता है पाकिस्तान। इंटरनेशनल लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपका कोई सिटीजन चला जाए तो ऐसे ही समझा जाता है अपने घर में आ गया। ठीक है, तो जो जुरिस्डिक्शन आपको एलोकेट की गई होगी वो एक आपका जोन बन जाता है, वहाँ आपकी हुकूमत चलती है, वहाँ आपके रूल्स चलते हैं, वो आपके कंट्री का रूल है। तो आपने रूल चलाने के लिए या तो आप वहाँ एम्बेसी के अंदर बना लें, ठीक है, और अगर आप उनके साथ तो ऐसा मुआहदा ट्रीटी करें तो फिर आप एम्बेसी की आउटसाइड जुरिस्डिक्शन पे आपको, आपने कभी अपने कंट्री में ऐसा नहीं देखा होगा कि आप फलां जगह पे कोर्ट जो है वो स्वीडिश है या सऊदी अरब की है। अगर वो उन्होंने बनाई होगी अपने सिटीजन्स के लिए तो अपनी एम्बेसी के अंदर वो बनाते हैं, चलता है, सारा काम चलता है। यहाँ पे आप देखे होंगे सेक्शन बने होते हैं, आपने देखे होंगे, उनके पास लीगल एडवाइजर कुछ तरह के होते हैं, उनके पास जजेस भी होते हैं। आपके जितने लीगल डॉक्यूमेंट्स जाते हैं वो जजेस और वकील जो है वो, हालांकि स्टार्ट में ये कहा जाता था लॉ का स्कोप कोई नहीं होता, सबसे ज्यादा स्कोप लॉ का, आप हर डिपार्टमेंट में एडजस्ट हो सकते हैं। तो लोग, लेकिन बीइंग स्टूडेंट जब हम नए नए लॉ में जाते हैं तो इतनी डिस्करेज, ऐसे डिस्करेज करते हैं, ये देखें इसके पास कुछ नहीं होता, वो लॉ में आ जाता है। लेकिन इससे सबसे ज्यादा स्कोप लॉ का है, आप हर डिपार्टमेंट में एडजस्ट हो सकते हैं। तो जब कल को आप भी कभी कहीं पढ़ाएं तो मोटिवेट करना, इनकरेज करना हो जाएगा कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, स्कोप को नहीं है, ये है वो, अपनी जिम्मेदारी जैसे आप लेंगे वैसे। सेक्शन 30 बहुत कम लोग यूज करते हैं प्रैक्टिस में, इसको बहुत कम लेके आते हैं। मैं इस सेक्शन को कहता हूँ, केस को आपने लटकाना हो, खड्डा डालना हो, आपने अच्छा डिफेंस काउंसिल बनना हो, सेक्शन 30 की दरखास्त देनी शुरू कर दो। ठीक है, लेकिन सेक्शन 30 अमूमन कोई बंदा इसकी तरफ देखते नहीं, कभी किसी ने प्रैक्टिकली पढ़ा ही नहीं होगा, तो इसको आप पढ़ें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पावर टू ऑर्डर डिस्कवरी एंड लाइक। अब ये जो डिस्कवरी एंड लाइक्स हैं ये सारी रिलेटिव टू केस हैं। आपने इंटेरोगेटरीज करनी है, इंटेरोगेटरीज जो वर्ड है ये सबसे ज्यादा नैब यूज करती है। इंटेरोगेटरीज का मतलब ये होता है कि एक सवालनामा तैयार किया जाता है, एक पार्टी सवालनामा तैयार करती है, अदालत को देती है, कहती है अपोनेंट पार्टी से पूछे जवाब ले, उसको हम कहते हैं इंटेरोगेटरीज। ये सबसे ज्यादा नैब करती है। सिविल केसेस में हम इसको कभी इम्प्लीमेंट नहीं करते, इन्फोर्स नहीं करते। आपका केस चल रहा है, आपको लगता है कि आपने थोड़ा इसको निगरान करना है, तो आप एक सवालनामा दे,
सेक्शन 30 की दरखास्त का रिजेक्ट होगी नहीं। तो ये कहाँ आ गया है, कहाँ लिखा हुआ है? आप पढ़ के बताएं सेक्शन 30 में मुझे है, मैं इससे कोई सवाल पूछ सकता हूँ। जैसे जज को 161 कानून शहादत में ये अथॉरिटी है, तो वो किसी पार्टी को किसी टाइम कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको भी इख्तियार है, लेकिन आपने कभी यूज़ नहीं किया। सेक्शन 30 के तहत आप एक सवालनामा बनाएं, इन चीज़ों के जवाब दें, लेकिन वो आफ्टर उसके ऊपर अपोनेंट पार्टी यकीनन जवाब देगी। जवाब देने के बाद वो पार्ट ऑफ फाइल होगा, उसको आप कंसीडर करेंगे। ये सारे काम आप सेक्शन 30 के तहत कर सकते हैं। आपने कोई डिस्कवरी करनी है, किसी के पास कोई चीज़ पड़ी हुई है, आप समझते हैं कि वहाँ पे एक कमीशन भेज दिया जाए इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स में, जैसे ये चीज़ वहाँ से उसके कब्जे में है, वो लेके आए। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सूट है, आपने सुना होगा एडमिनिस्ट्रेटिव सूट, जिस प्रॉपर्टी अगर डिसीज मरने वाले की पता नहीं चल रहा कहाँ कहाँ पे है, तो उसकी डिस्कवरी करनी है, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होगा। आप ऑर्डर 33 आगे जाकर पढ़ेंगे, उसमें लिखा है एडमिनिस्ट्रेटिव सूट। सबसे ज्यादा जो पिछले से पिछले इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है, ये जो अभी जो पैटर्न 2 साल से आया हुआ है, 2 अटेम्प्ट जो 3 साल से चल रहा है, इसमें नहीं, जो पहले पैटर्न था हर बंदे से पूछा जाता व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव सूट। हमने जितने इंटरव्यू लोग जितने भी पूछा, यही पूछा जा रहा है, यही पूछा जा रहा है। वो पकड़ते ही वहां से हैं जिसकी तरफ आपका जहन ही नहीं गया होता, इसको भी जहन में रखना, ठीक है। तो सेक्शन 30 आज क्लैरिटी के साथ पढ़ो ताकि क्लियर हो जाए। Power to order discovery and like, subject to such conditions and limitation as may be prescribed, court may could be at any time either of its own motion। suo moto आ गया, किसी को सवालनामा भेज सकती है कि तुमने ये सूट फाइल किया है, ये मेरे कुछ क्वेरीज हैं, इंटरोगेटरीज हैं, आंसर करो। मुद्दई को भी कह सकती है और मुद्दाले को भी कह सकती है। अगली बात जो है इसमें वो कहते हैं और ऑन दी एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी, मुद्दाला भी कह सकता है कि मुद्दई ने ये दावा दायर किया, पहले मेरी इंटरोगेटरीज का आंसर करे, और मुद्दई भी ये कह सकता है कि मेरी इंटरोगेटरीज का आंसर किया जाए, ठीक है। ये वाला सेक्शन सो मोटो भी है और दोनों पार्टी को राइट भी देता है। किस किस चीज का सुन लें। मेक सच ऑर्डर एज मे बी नेसेसरी और रीजनेबल इन ऑल मैटर रिलेटिंग। अब गिनते जाएं कितने हैं इसमें। पहला, टू दी डिलीवरी एंड आंसरिंग ऑफ इंटरोगेटरीज, ठीक है। ये भेजिए उसको, ये इंटरोगेटरीज भेजिए, कोर्ट को बंद है, देखिए उसको डिलीवर करना है कि नहीं करना, उससे ये आंसरिंग लेनी है कि नहीं लेनी, इसके ऊपर भी डिबेट हो। आपने इंटरोगेटरी दे दी है, अब जज पहले देखेगा तो सही कि क्या इसको मैं डिलीवर आगे करूँ इंटरोगेटरीज को, ना आंसर लूँ के ना। ये प्रिलिमिनरी आर्गुमेंट्स आपसे वो ले सकता है। आप कल को इंशाल्लाह अगर जज बनते हैं, आपके पास इंटरोगेटरी आ जाती है, तो आप सबसे पहले उसको चेक कर लें कि क्या ये इंटरोगेटरी का मैंने आंसर करवाना है अगली पार्टी से कि नहीं, पाबंद नहीं है। मेक अवॉइड यूज जी एप्लीकेशन साथ, जैसे हम क्या करते हैं, हम एडिशनल एविडेंस देने के लिए दरखास्त के साथ हम बताते हैं कि ये देना चाहते हैं, ठीक है। हाँ, सबसे पहले आपको लीव ग्रांट होती है कि आप पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते, ठीक है। जब तक आपको कोर्ट की तरफ से लीव ग्रांट ना हो, तब तक अगली पार्टी आंसर देने की कोई जरूरत नहीं है। आगे एडमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कुछ सफ़ा मिसल पे ऐसे दस्तावेज आते हैं जिसके बारे में आप स्टार्ट में उसको कम करने के लिए कहते हैं ये एडमिट करें ये मेरा दस्तावेज दुरुस्त है कि नहीं। एक डॉक्यूमेंट होता है आफ्टर एविडेंस, उसका पता चलता है ये दुरुस्त है या गलत है। आप अगर कोई डॉक्यूमेंट अटैच करें, आप समझते हैं जवाब दावे में डिनाई किया गया है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, उसके ऊपर इशू फ्रेम हो सकता है अगर आपने अटैच किया। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट जो है वो ओरल रिबटल नहीं हो सकती उसके लिए। डॉक्यूमेंट को हमेशा डॉक्यूमेंट से ही रिबट किया जा सकता है। ये छोटी छोटी चीजें भी मतलब ध्यान में रखिएगा। एंड फैक्ट्स एंड द डिस्कवरी इंस्पेक्शन, आप किसी डॉक्यूमेंट की इंस्पेक्शन के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो मैंने ये डॉक्यूमेंट इंस्पेक्शन करना है, आप वैसे डिस्कशन करने लगा, आप कोर्ट में जाएं, जज साहब बैठे हों, आप जज साहब को कहेंगे सर ये मुझे फाइल दे, मैंने इंस्पेक्शन करनी है, जज साहब कहते हैं नहीं देंगे।
सेक्शन 30 की एप्लीकेशन दे दें, लेकिन उसके बाद भी डिसाइड कौन करेगा? जज। आप उसको पाबंद नहीं कर सकते। लेकिन देखिए, अगर जब आप एक एप्लीकेशन मूव करेंगे उसके ऊपर वो एक ऑर्डर प्रॉपर करेगा, ठीक है। अगर आपको उसने फाइल नहीं दी, ऐसे तो जुबानी उसने कह दिया जाए, आप मुंह बना के वापस आ गए, पता नहीं क्यों नहीं दिया। अगर आप एप्लीकेशन देंगे तो फिर वो ऐसे रिफ्यूज नहीं कर सकता, वो रीजन लिखेगा मैंने इसको क्यों नहीं दी। और अगर आपको ऑर्डर पसंद नहीं होगा रीजन में, आप उसकी रिवीजन कर सकते हैं। अभी तो भी कहा जा सकता है तो पब्लिक, आप उसकी कॉपी obtain कर सकते हैं, ये समथिंग एल्स है। अच्छा, आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं। प्रोडक्शन के लिए किसी को कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि किसी के पास ये डॉक्यूमेंट है, उसको कहा जाए प्रोड्यूस करे। ये सेक्शन 30, इसकी आगे आदत 13 के अंदर प्रोसीजर है। सेक्शन 30 में उसके लिखने का मतलब ये है कि ये ऑर्डर 13 के अंदर जारी को इन्फोर्स करवाएगा। अगर आप एप्लीकेशन क्या सेक्शन 13 है प्रोडक्शन इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इंपाउंडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ऑर्डर 13 है, डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। इंस्पेक्शन भी उसी में है। आगे आपका रिटर्न है वो भी उसी में है। और अदर मटीरियल ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूसिबल एज एविडेंस, इसके अलावा भी आपको कोई ऐसा मटेरियल जो किसी की कस्टडी में हो, आपको लगता है कि ये केस से इंटरलिंक्ड है, उसको पेश किया जाना चाहिए, तो आप उसके लिए भी एप्लीकेशन दे सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट एज एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। ये सेक्शन 30 आपको बड़ी पावर्स दे रहा है रिलेटिंग टू दीज थिंग्स विच आर मेंशन्ड इन क्लास 1, ये जो ए लिखी हुई है। सेकंड है इंपाउंड जब्त करना, ठीक है। आप एक डॉक्यूमेंट देते हैं, कोर्ट समझती है कि इसने झूठा डॉक्यूमेंट दिया है, कहीं और इस्तेमाल ना कर ले, तो आप कोर्ट उसके ऊपर इंपाउंडिंग कर सकती है, ठीक है। समटाइम क्या होता है, आप एक असल तो डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं, आप उसकी मुसद्दका कापी देकर उसको रिटर्न करवा लेते हैं, रिटर्न भी हो जाता है। अगर अदालत को लगता है कि ये डॉक्यूमेंट जो मेरे पास इसने जमा करवाया ये बिल्कुल झूठ पे मबनी है, ठीक, कल को इसकी कोई मुसद्दका कापी ना ले जाए या इसको रिटर्न ही ना करवा ले, उसके ऊपर वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर पास कर रहे हैं, दिस डॉक्यूमेंट इज हियर बाय इंपाउंडेड। अब उसकी ना आप मुसद्दका कापी ले सकते हैं, ना उसको मिसल के अंदर इंपाउंड हो गया। अब जब उसकी इंपाउंडिंग की ऑर्डर होगा तो फिर वो आपको कभी वो डॉक्यूमेंट वापस मिल नहीं सकता। उसका एक तरीकाकार है। अब उसी तरह अटैचमेंट अगर आप उसको मिलवाना चाहते हैं तो चैलेंज करें, उसको इंपाउंडिंग के ऑर्डर को चैलेंज किया जा सकता है। एक और बात जो साथ चलती है, ये याद रखना कि अपील जो है ये इनहेरेंट राइट नहीं है। हर ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील नहीं कर सकते, ठीक है। हर ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील नहीं कर सकते, ये इनहेरेंट राइट अपील का नहीं होता है। कोर्ट जिसके ऊपर राइट देती है अपील का, सिर्फ उसके अगेंस्ट अपील फाइल होती है। अदरवाइज आपके पास जो राइट है, इनहेरिटेड राइट जिसको कहते हैं, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो रिवीजन का राइट है, ठीक है। दूसरी बात इसमें है, इशू समन टू पर्सन whose attendance is required either to give evidence or to produce document or some other object as aforesaid। आप किसी को तलब करना चाहते हैं अदालत के अंदर, तो सेक्शन 30 आपको इंपावर करता है, आप उसकी तलबी करवा लें, ठीक है। बेशक उसका नाम किसी लिस्ट ऑफ विटनेसेस में नहीं है, आपको लगता है कि ये रेलिवेंट टू केस बंदा है, इसकी पर्सनल अपीयरेंस चाहिए, हम उसको कोर्ट में क्या कहते हैं, अगर थोड़े इसको वो तो है, फर्ज कर लें ऐसा बंदा जो कोर्ट ने खुद बुलाया है आपकी एप्लीकेशन पे, आपकी वो लिस्ट में नहीं था, आपके वो प्राइवेट विटनेसेस में भी नहीं था, कोर्ट में CW उसको कहते हैं, ठीक है। ये भी याद रखना, उसको कहते हैं CW, बाकी PW होता है क्या, DW होता है, ठीक है। जो कोर्ट बुलाती है किसी ऐसे बंदे को जो मदई की तरफ से भी नहीं होता, या वैसे भी कोर्ट कहती है इसको बुलाया जाए, उसको हम कोर्ट विटनेस कहते हैं, उसको हम लिखे, उसकी एविडेंस में लिखेंगे CW,
अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट है, अगर आप उसकी पर्सनल अफेयरेंस नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि ये बंदा सिर्फ डॉक्यूमेंट ही भेज दे, तो उससे आप फर्ज करें जीपीओ में कोई मैनेजर है, उसके पास एक डॉक्यूमेंट पड़ा जो आपके केस से रिलेटेड है, आप उसको सेक्शन 30 की कोर्ट पे एप्लीकेशन दे सकते हैं कि फलां मैनेजर के पास एक दस्तावेज पड़ी हुई है, वो कोर्ट अगर उसको तलब कर ले तो वो केस की कंक्लूजन के लिए बड़ी बेनिफिशियल है। वो कोर्ट असल में ये जो ट्रायल चलता है ना, इसका टारगेट होता है डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस, और ऐसा जस्टिस जो नजर आए, नजर होता हुआ, इंसाफ होता हुआ नजर आए, उसके लिए अदालत को हर वो काम करना चाहिए, बेशक वो केस के अंदर पेश नहीं भी किया गया। ठीक है, हमने अक्सर ये कहा है कि जनाब वो डॉक्यूमेंट बड़ा लिंक्ड है, वो फलां कोर्ट में है, तो अदालत हमें अक्सर आगे ये कहती है कि उसकी कॉपी लेके आए, हालांकि वो जुडिशियल नोटिस ले सकती है, लेकिन खुद काम मुश्किल से किया जाए। चलिए एनी आगे आपका कि वो डॉक्यूमेंट तलब करना है वो भी हो सकता है, बंदे को पर्सनली तलब करना है वो भी सेक्शन 30 के तहत हो सकता है। और लास्ट पे ये जो सेकंड हमने क्लास पढ़ी है, ये सारी की सारी ऑर्डर 16 है आपका, समन टू विटनेसेस, ऑर्डर 16 सीपीसी का, ये जो हमने क्लास अभी पढ़ी है सेक्शन 30 के तहत, इसको एक्सप्लेन किया गया है ऑर्डर 16 में कि किसको पर्सनल, किसी विटनेस की पर्सनल अटेंडेंस कैसे करवानी है। डिफेंडेंट को समन और जाता है, विटनेस को समन और तरीके का जाता है। डिफेंडेंट को 5 के तहत जाता है, विटनेस को 16 के तहत जाता है। ठीक है, अगर किसी डॉक्यूमेंट को भी तलब करना है तो वो भी 16 के तहत उसको जाएगा कि ये लेके आए। और लास्ट पे जो तीसरा है ऑर्डर एनी फैक्ट टू बी प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड, अभी अमेंडमेंट में ये लफ्ज डिसप्रूव भी लिखा गया है। किसी पहले ये था कि कोई फैक्ट अदालत के सामने है, उसको उस फैक्ट को साबित करने के लिए अपना बयान हल्फी दाखिल करे। अब अमेंडमेंट आ गई है डिसप्रूव करने के लिए भी बयान हल्फी दे। पहले सिर्फ खाली वर्ड लिखा हुआ है कि फैक्ट को प्रूव करने के लिए, लेकिन अब अमेंडमेंट जो लेटेस्ट आई है उसके अंदर उन्होंने डिसप्रूव ऐड किया है। ये आपका ऑर्डर 19 है। सिविल कोर्ट आपसे किसी स्टेज पे भी किसी फैक्ट को प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए बयान हल्फी आपसे तलब कर सकती है। उसका आपने अक्सर देखा होगा, समन के दौरान ही आपसे बयान हल्फी ले लिया जाता है, बताएं जी पता दुरुस्त नहीं, रिपोर्ट आ गई है, दें बयान हल्फी। वो ऑर्डर 19 के तहत आपसे ले लिया जाता है। और ये सेक्शन 30 भी कह रहा है कि किसी फैक्ट को प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए सिविल कोर्ट आपको कह सकती है कि थ्रू एफिडेविट आप इसको प्रूव या डिसप्रूव करें। तो आपका जब आ जाता है एफिडेविट तो उसकी लायबिलिटी आम स्टेटमेंट से थोड़ी हटती है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग वैसे भी होती है, लेकिन जब आपको टेंडर करते हैं एविडेंस, फिर आप अंडर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आ जाते हैं। ठीक है जी जी कंटेंट ऑफ एफिडेविट देखी जाती है। ठीक है, आप अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी ले रहे हैं। आपने सिर्फ जिम्मेदारी ये लेनी होती है कि जनाब मुझे तो इसके इसी ड्रेस का पता है और का नहीं पता। हाँ, एडवर्स प्रूव हो जाए कि जनाब मैं यहाँ रहता था, ये साहब मेरे पास आते रहे हैं, ये पिक्चर्स देख लें, ये कुछ भी सामने आ जाए, तो इसका मतलब है आपने एक मेलाफाइडी या गलत आपने एफिडेविट दिया है, उसके ऊपर आपकी पकड़ हो सकती है। 476 तो फिर किया जा सकता है। तो कोई भी अगर डॉक्यूमेंट आप गलत देते हैं, आप फॉल्स किसी तरह के एविडेंस देते हैं, तो जज के पास ये इख्तियार है क्रिमिनल अंदर सीआर किसी को वो आपके खिलाफ प्रोसीडिंग डिक्लेयर करवा सकता है। एनीहो, आगे भी आपका ये है, ये नीचे अमेंडमेंट लिखी हुई है आपकी, डिसप्रूव का वर्ड ऐड किया गया सिर्फ इसमें। समन टू विटनेसेस, जैसे डिफेंडेंट का हमने पढ़ा कि डिफेंडेंट दूसरे सूबे में रहता है तो उसको समन कैसे जाएगा। अगर गवाह भी दूसरे सूबे में रहता हो, विटनेस भी दूसरे सूबे में रहता है,
प्रोसीजर वैसे ही होगा जैसे डिफेंडेंट हो गया। ठीक हो गया, समझ आ गया आपको। अगर विटनेस जो है वो कराची में रह रहा है, उसकी तलबी करनी है आपने आर्डर 16 के तहत, तो उसका तरीकाकार जो है वो अदालत ने बता दिया कि वैसे ही होगा उसकी तमील का जैसे डिफेंडेंट की तमील हमने करवाई कि जहाँ पे वो रह रहा है वहाँ की अदालत को आप वो समन सेंड करेंगे, वो उसको एग्जीक्यूट करके जो रिपोर्ट होगी वापस कोर्ट को भेज देंगे। ये है 31 आपका। जो 32 है वो है पेनल्टी 30 की। आपने सेक्शन 30 की एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट हो गई, कोर्ट ने आर्डर पास किया, जिस बंदे ने कंप्लायंस ना की कोर्ट के उस आर्डर की, उसके लिए पेनल्टी सेक्शन 32 में रखी गई। ठीक हो गया। यहाँ कॉमन सेंस है, यहाँ ये नहीं लिखा स्पेसिफिकली कि डिनाई कर दिया गया है। पेनल्टी का वर्ड यूज हो गया तो डिनाइल इटसेल्फ इसके अंदर छुपी हुई है। डिनाइल पेनल्टी हमेशा तब भी आती है जब किसी चीज़ का डिनाई किया जाता है। डिनाई इन द सेंस कि आपको कोई आर्डर कहा गया, आपने उसकी कंप्लाइंस की। सर सेक्शन 13 में लिखा है कि एट एनी टाइम एप्लीकेशन यूज की जा सकती है। अगर हम इंटरोगेट के लिए जाएं तो वो पेनल्टी स्टेटमेंट से पहले भी हम इंटरोगेशन कर सकते हैं। स्टेजेस होती हैं, हर केस की स्टेजेस होती हैं। इंटरोगेटरी रिटन स्टेटमेंट के पहले आप अगर जाना चाहें, एट एनी स्टेज का वर्ड यूज हुआ हुआ है। ठीक है, एट एनी टाइम का वर्ड यूज होता है अमूमन, कहीं स्ट्रिक्ट नहीं है। जजमेंट से पहले आप बेशुमार जितनी भी देखें, इशू फ्रेम होने से पहले बहुत सारे काम हो रहे हैं। इशू फ्रेम होने के बाद सिर्फ एक बात है कि आप डिसमिसल इन डिफॉल्ट जो है वो इशू फ्रेम होने से पहले नहीं कर सकते, ये ज़हन में रखें। एक्स पार्टी प्रोसीडिंग जो है वो हो सकती है। ये जो डिसमिसल इन डिफॉल्ट है वो एट हियरिंग स्टेज पे होगा। वो डिसमिसल इन डिफॉल्ट जब इशू फ्रेम हो जाएंगे उसके बाद डिसमिसल इन डिफॉल्ट हो सकता है। वो तो पहले लिखा हुआ 9(3) में लिखा हुआ है, वो डिसमिसल इन डिफॉल्ट नहीं है। डिसमिसल इन डिफॉल्ट ये है कि डिफेंडेंट प्रेजेंट है, डिफेंडेंट प्रेजेंट है और मुद्दई जो है वो गैर हाजिर, और ये हेयरिंग स्टेज है। सीपीसी ने हेयरिंग स्टेज को डिफाइन किया है कि एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ इशू। एक और जजमेंट है जिसमें ये कहा है कि अगर रिटन स्टेटमेंट सबमिट हो गई हुई है और अगर केस फिक्स है फॉर फ्रेमिंग ऑफ इशू, तो वहाँ उस स्टेज पे भी इसको इन्वोक किया जा सकता है, लेकिन ये एक्सेप्शन में है। क्या यस लिखा है सेक्शन 2 डिग्री की डेफिनेशन में लिखा हुआ है। डिसमिसल इन डिफॉल्ट डिग्री की डेफिनेशन में आता है। ठीक है, ये डिग्री सेक्शन 2 और उसकी डिग्री की डेफिनेशन सब क्लास 2 में स्पेसिफिकली मेंशन है कि 9(9) में जो ऑर्डर पास होगा वो डिग्री कंसीडर होगा। नहीं, वो कह दिया कि मेजॉरिटी जो है आप उसको पहले भी कर सकते हैं, लेकिन अमूमन रिटन स्टेटमेंट के बाद एक डिनायल आता है। आपने फ्रेम किया एक डिनायल है, उसको ये बेसिकली इंटेरोगेटरीज होती है क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन तब भी होती है जब दो चीज़ों का मौक़िफ़ आ जाए, उसमें किसी से क्लैरिफाई करना है। अब मुद्दा जो है उसने रिटन स्टेटमेंट दी नहीं और मदई जो है वो एप्लीकेशन देना चाहता है इंटेरोगेटरीज। कॉमन सेंस क्या कहती है, ये पूरा हो लेने दें, प्लेट आएगी, रिटन स्टेटमेंट आएगी, अब मदई करना चाहता है इंटेरोगेटरी वो कर ले, मुद्दा करना चाहता है इंटेरोगेटरी वो कर ले। ये स्टार्ट में नहीं तो जो मेल सबूत है इसमें जो है ना इसमें रिकॉर्ड होने के बाद वो डिग्री पास हो गई, तो उसमें मेरिट्स को तो कोर्ट ने टच ही नहीं दिया, तो ये रेसिड्यू काटा के सेंस में भी आएगा? नहीं, रेसिड्यू काटा के सेंस में नहीं आएगा। मैं आपको ये कहता हूँ कि फर्ज करें आप समझते हैं कि 9(9) लग गया है, ठीक है, तो ये आपने पढ़ा होगा प्रीक्लूड कर दिया सेक्शन 12 की क्लास 1 के तहत, ठीक है, प्रीक्लूड हो गया, अब दोबारा नहीं आ सकता इसके ऊपर। उस सेंस में आप कह सकते हैं इसको सेम पे नहीं, अगर 7-11 पे जाए फिर तो फ्रेश उसी पे काज पे फ्रेश आ सकता है, लेकिन 9(9) आपको मैंने सेक्शन 12 की क्लास 1 में बता दिया, ठीक है, वहाँ स्पेसिफिकली लिखा है डिसमिसल इन डिफॉल्ट हो गया। अब आप उस ग्राउंड पे दोबारा सूट फाइल नहीं कर सकते, आप उसको रेसिड्यू काटा के अंदर उस सेंस में नहीं डाल सकते। क्यों? उसकी प्रोविजन सेपरेट है 12(1), उसके अंदर लिख दिया है देयर आर सर्टेन रूल्स व्हिच प्रीक्लूड द प्लेंटिफ फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग सूट। आप उसको 11 में नहीं लेके जाएंगे, कॉमन सेंस है।
आप उसके ऊपर रेस्ट ड्यूटी काटा इंप्लाई करने की कोशिश ना करें, आप उसको उड़ाएं 12(1) के अंदर उड़ा दें जहां स्पेसिफिकली रूल्स का जिक्र है। हालांकि उसका रेफरेंस देने के लिए आप सेक्शन 12 का हवाला दे सकते हैं रेस्ट ड्यूटी कटा, लेकिन कॉमन सेंस और जो प्रूडेंस ये है कि अगर एक स्पेशल सेक्शन दिया गया है जिसको हम 12(1) कहते हैं, अगर आप कहते हैं कि जनाब 9 डिग्री है दोबारा नहीं आ सकती, जज साहब जो है उसको रेस्ट ड्यूटी काटा की तरफ ना देखें, उसको 12(1) का ऑर्डर लिखें कि ये मैं केस नहीं सुन सकता, ये ऑलरेडी पास है, ये रूल्स है, ये सेक्शन 12(1) प्लेंटिफ को प्रीक्लूड कर रहे हैं, तो स्पेसिफिकली देना होगा। और अच्छा आगे ये पेनल्टीज हैं अगर सेक्शन उसी के अंदर दिया गया है, उसी के अंदर ही दी गई है रेमेडी। डिसमिसल इन डिफॉल्ट हो गया विद इन 30 डेज, आप एप्लीकेशन दे के सेट असाइड करवा सकते हैं। सेम कोड में और अपील का राइट भी मांग। एक और कॉमन सेंस की बात आपको बताऊं कि ये जो ऑर्डर 9 तक कह लें, ऑर्डर 9 तक कोई भी ऑर्डर पास होगा, किसी भी ऑर्डर के खिलाफ आप अपील कर सकते हैं। ये कॉमन सेंस क्वेश्चन है, आप अपील कर सकते हैं। ऑर्डर 9 तक आपका ऑर्डर 5 में कोई ऑर्डर पास हो गया है, 7 में हो गया है, 8 में हो गया है, आप अपील कर सकते हैं। ये एक सिर्फ कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। ऑर्डर 9 से आप ऊपर चले जाएं फिर आप रिवीजन कर सकते हैं, अगर राइट ऑफ अपील है तो अपील कर सकते हैं। मैंने इसलिए कह दिया है कि ये अपील जो है ये इनहेरिटेड राइट नहीं है कि आपने करनी है, ठीक है। ये जहां राइट दिया गया होगा अपील का सिर्फ वहां हो सकती है, अदरवाइज रिव्यू होगी। लेकिन मैंने आपको बेसिक प्रैक्टिस के लिहाज से बता दिया। आपको लगता है कि ऑर्डर 9 से पहले किसी ऑर्डर के तहत कोई ऑर्डर पास हुआ तो प्रिज्यूम कर लें कि इसके खिलाफ अपील हो। ये कॉमन सेंस है। बहुत सारे ऐसे बहस में नहीं पढ़ सकते उस तरह, बहुत सारे ऑर्डर ऐसे भी हैं कि अगर वो अपील नहीं भी करेंगे तो आपको रिवीजन हमेशा हर वक्त वहां पर मिलेगा। लेकिन कॉमन सेंस ये है 9 से पहले ऑर्डर तो पास हुआ, क्लिक करके अपील है, फिर कोई इशू नहीं। सर अपील जो है ये इनहेरिटेड राइट नहीं है, इट इज अ कोडिफाइड लॉ अपील का। अपील अगर आपको स्टैच्यू ग्रांट करता राइट का, अपील का राइट, तो फिर आप अपील कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपील नहीं कर सकते। रिवीजन जो है ये इनहेरिटेड राइट है, अपील इनहेरिटेड राइट नहीं है। कहीं पढ़ ले सर इसको सर। आगे जनाब इस पे पेनल्टी क्या क्या हो सकती है सेक्शन 30 पे। पहला इशू वारंट कर सकता है, अगर आपने किसी बंदे को कहा है कोर्ट में पेश हो, वो नहीं पेश हुआ, उसको आप वारंट इशू कर सकते हैं उसके खिलाफ। ये सारा प्रोसीजर ऑर्डर 16 में भी लिखा हुआ है, ठीक है। आप उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं। तीसरा है आप उसको इम्पोज कर सकते हैं फाइन। पहले लिखा हुआ था 1000 रुपया या 2000, अब 1000 रुपया समथिंग लिखा, अब 2000 हो गया ये, ठीक है, अमेंडमेंट के जरिए। और आगे फिर तीसरी जो चौथी बात है कि आप उससे सिक्योरिटी या ले सकते हैं अपनी अटेंडेंस की। जब भी किसी बंदा कोर्ट में एक दफ़ा आ जाता है उसको आपको कंपेल करते हैं, आपने कंप्लाइंस नहीं की, उसको आप अरेस्ट करके लेके आए हैं, आप उससे श्योरिटी ले सकते हैं फॉर फर्दर अफेरेंस कि आप श्योरिटी दाखिल करें। आप पहली दफ़ा बुलाने पे नहीं आए थे, अब आपको अरेस्ट करके लेके आया गया, अब आप श्योरिटी दाखिल करें क्योंकि हमें यकीन नहीं है कि आप आइंदा आते रहेंगे। ठीक हो गया। ये पेनल्टीज थी सर। नहीं, वो उस सेंस में नहीं है। ये क्या है, किसके लिए है? सेक्शन 30 की कंप्लायंस जो है वो ये है किसी को रिकवरी के लिए कहा गया है, किसी बंदे को, कोर्ट को सेंस में नहीं, किसी बंदे को कहा गया है कि आप ये दें, हमें डॉक्यूमेंट दें, वो नहीं दे रहा। आप उसको कह रहे हैं कि हमें इंस्पेक्शन करनी है, वो करवाएं, वो नहीं करवा रहा। कोर्ट के लिए नहीं। सुन लें एक मिनट,
आप फर्ज कर लें, आप कहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं फलां डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्शन करना चाहता हूँ, वो फलां की कस्टडी में है, आप कोर्ट को एप्लीकेशन देंगे, कोर्ट आपको अलाउ करेगी कि आप जाकर उसको कर लें, ठीक है। कोर्ट के अगेंस्ट आप कोई मोड ऐसा यूज नहीं कर सकते कि कोर्ट को आपने कहा है कि जनाब मुझे ये इंस्पेक्शन करनी है, ये कोर्ट के लिए स्पेसिफिकली उस सेंस में सेक्शन नहीं है कि आप कोर्ट को कहते हैं कि जनाब अगर आपने नहीं मुझे इंस्पेक्शन करनी थी तो फिर मैं आपके खिलाफ सेक्शन 30 में चला जाऊंगा। वो आप चले जाए वहाँ एग्जामिशन में, उन्होंने शायद स्टार्ट पर लिखा है कि आप कोर्ट के खिलाफ कोई प्रोसीडिंग नहीं कर सकते इस तरह की, तो स्टार्ट में उसने लिख दिया ना, सुन लेना, वो कॉमन सेंस की मैं बात कर रहा हूँ। कहता है सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशन, सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड लिमिटेशन। आपने दरखास्त दे दिया कोर्ट को इंस्पेक्शन करवाएं, कोर्ट नहीं करवाती, आप उसकी पेनल्टी पे चले जाएंगे, नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड लिमिटेशन लगी हुई है। लिमिटेशन किसने लगाई है? अदर लॉ ने। कौन सा है? आपको कहता है एग्जामिशन स्टार्ट में है, कानून शहादत के बिल्कुल स्टार्ट में है, वो कहती है कि आप जजेस को उनकी प्रोसीडिंग के लिए आप उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर सकते, उनको एग्जामिशन है, ना आप उनको कंपेल कर सकते, ना उनके खिलाफ आपको कार्रवाई कर सकते। तो ये जो वर्ड स्टार्ट में लिखा होता है उसको ज़हन में रखिए कि ये कंडीशन लिमिटेशन लगी हुई है। अब डीसीओ उसके ऊपर भी अगर नोटिफिकेशन आ गया कि इस साल डीसीओ को पर्सनली तलब नहीं कोर्ट में किया जाएगा, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन कर देती है कि डीसीओ जो हैं उनको कोर्ट पर्सनल अपीयरेंस में नहीं तलब कर सकती, नोटिफिकेशन आ गया, अब कोर्ट उनको तलब नहीं कर सकती पर्सनल अपीयरेंस में, ठीक है। ये आगे जाके आप उनको जब अपीयरेंस ऑफ पार्टीज पढ़ेंगे ऑर्डर 3 या 4 में, 3 में अपीयरेंस ऑफ पार्टी, नहीं, सेक्शन 30 सारे पे है, सेक्शन 30 मैं बता देता हूँ आपको, पढ़ लें उसको, पेनल्टी पढ़ लें। नहीं, वो तो जनरली है, विटनेस के ऊपर पेनल्टी लग गई, जिस बंदे को आपने डॉक्यूमेंट भेजने के लिए कहा उसने नहीं कहा उसके ऊपर लग गई, या जिस भी डिपार्टमेंट के पास डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर लग गई। आपने क्वेश्चन किया जज से रिलेटेड, आपका क्वेश्चन ये है कि जज को हम कहते हैं इंस्पेक्शन करवाएं, वो नहीं करवाता, उसने सेक्शन 30 की वायलेशन की है, ठीक है। क्या हम उसको 32 में ड्रैग कर सकते हैं? मैंने कहा सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड लिमिटेशन स्टार्ट में पढ़ लें। वो कहता है आप जिसके ऊपर, उसकी अभी मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, पर्सनल अपीयरेंस करानी है, इसी सेक्शन में कराएं, डीसीओ की पर्सनल अपीयरेंस बुलाएं। अगर नोटिफिकेशन आ गया हुआ है कि डीसीओ को इस साल पर्सनल अपीयरेंस में कोर्ट नहीं तलब कर सकती, तो ऑर्डर 3 कहता है कि आप अगर नोटिफिकेशन है तो आप पर्सनल अपीयरेंस में नहीं किसी को तलब करेंगे। तो ये है सब्जेक्ट टू सर्टन लिमिटेशन एंड कंडीशन, ये इसको याद रखना। अच्छा, आगे की 33 है जजमेंट एंड डिक्री। जजमेंट और चीज होती है, डिक्री और चीज होती है, ऑर्डर और चीज होती है। ये तीनों चीजें डिफरेंट हैं, ठीक हो गया। लेकिन ना कोई ऑर्डर पास हो सकता है ना कोई डिक्री पास हो सकती है जब तक कोई जजमेंट पास ना हो। कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद कहा जाता है कि जब तक डिक्री पास ना हो तब तक जजमेंट नहीं। डिक्री फॉलो द जजमेंट, पहले जजमेंट आएगी उसके बाद डिक्री आएगी। जब तक जजमेंट पास नहीं होगी डिक्री का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है। इसलिए कहा जाता है डिक्री फॉलो द जजमेंट, पहले जजमेंट आएगी फिर उसको फॉलो करती हुई डिक्री आएगी। वर्ड पढ़ लें, लिखा हुआ है that court after the case has been heard shall pronounce judgment and on such judgment decree shall follow। इसलिए वर्ड यूज होता है डिक्री फॉलो द जजमेंट। पहले जजमेंट प्रोनाउंस होती है फिर उसकी बेस पे डिक्री पास होती है। तो फॉलो किसने किया? डिक्री ने। पहले कौन आएगा? आप आएंगे, आपको फॉलो करते हुए भी और आएगा ना, ठीक है। तो कहा किस लिए? वो फॉलो फलां को कर। तो इसी तरह है, पहले जजमेंट आएगी उसके बाद डिक्री आएगी। जजमेंट पे दो काम हो सकते हैं, या डिक्री आती है या ऑर्डर आता है। ये डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है, मैं अपने पास से नहीं कह रहा। डिक्री फॉलो द जजमेंट, ऑर्डर भी
जजमेंट को फॉलो करता है। ऑर्डर और डिक्री का स्टेटस दोनों की डेफिनेशन पढ़ लें, ठीक है। कह ले कभी नहीं पढ़ी तो बोल लूँ अगर आप समझते हैं। सेक्शन 2 निकालें, क्लियर हो जाएगा। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है इसके। जजमेंट की डेफिनेशन में वैसे आपको जजमेंट कहते हैं डिसीजन ऑफ जज, अ स्टेटमेंट ऑफ जज। जजमेंट की वर्डिंग है अ स्टेटमेंट ऑफ जज ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच अ डिक्री और ऑर्डर में बी पास। अ स्टेटमेंट ऑफ जज, आपको पूछे जजमेंट होती है, आप सिंपल कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ जज, ये जजमेंट होती है। और इस स्टेटमेंट की बुनियाद पे या डिक्री पास होती है या ऑर्डर पास होता है। जजमेंट की डेफिनेशन आगे देख लें, ये सेक्शन 2 है, सब सेक्शन 9। जजमेंट मीन्स स्टेटमेंट गिवन बाय जज, स्टेटमेंट गिवन बाय जज ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर। पहले स्टेटमेंट आती है। स्टेटमेंट क्या है? सबसे पहले जज क्या लिखता है? फलां सूट फाइल हुआ, फलां को समन सेंड हुआ, ये स्टेटमेंट आ रही है। फलां को समन सेंड हुआ, समन सेंड होने के बाद डिफेंडेंट आया, उसने अपना रिटन स्टेटमेंट सबमिट कराया, फलां पीडब्ल्यू पेश हुआ, फलां डीडब्ल्यू पेश हुए, फलां डॉक्यूमेंट टेंडर किए गए, ये स्टेटमेंट गिवन की जा रही है, ठीक है। अब इसकी बेस पे, इसकी ग्राउंड्स के ऊपर या डिक्री केस होगा या डिसमिस हो जाएगा, या ऑर्डर पास हो जाएगा या ऑर्डर नहीं पास होगा। यहां क्लियर हो जाना, जजमेंट कहते हैं पहले स्टेटमेंट। जज कभी भी डिक्री शीट पहले प्रिपेयर नहीं करता, सबसे पहले जजमेंट ड्राफ्ट की जाती है, उसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ जज, ठीक है। उसकी बुनियाद पे डिक्री और ऑर्डर पास होगा, ठीक है। अब वो डेफिनेशन जब आप ऑर्डर की पढ़ेंगे वहां भी आपको क्लियर हो जाएगा। 14 में आ जाएंगे। ऑर्डर मीन्स formal expression of any decision of a civil court which is not a decree. Formal expression, oral order कोई ऑर्डर नहीं होता। लफ्ज फॉर्मल एक्सप्रेशन का मतलब है रिटन होना चाहिए। ये लिखा हुआ है इसके अंदर, सीपीसी के अंदर भी लिखा हुआ है कि ओरल ऑर्डर कोई ऑर्डर नहीं होता। जज आपको कहता है कि आप बरी हैं, उसको कहे लिखिए। ओरल जज आपको हाल भी दे दे तो ना माने, उसको कहें लिखें, क्योंकि ओरल कोई ऑर्डर नहीं होता। ऑर्डर शुड बी इन फॉर्मल एक्सप्रेशन, ये ऑर्डर की डेफिनेशन में लिखा हुआ है। और फॉर्मल एक्सप्रेशन को आप कमेंट्री में जाकर एक्सप्लेन करेंगे तो रिटन, फॉर्मली रिटन होना चाहिए। जुबानी ऑर्डर कोई ऑर्डर नहीं होता, ये रूल्स के अंदर भी लिखा हुआ है। ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट, डिसीजन ये वही है स्टेटमेंट ऑफ जज, ठीक हो गया। जिसकी बेस पे जो ऑर्डर पास होगा, जो डिक्री नहीं होता, उसको हम ऑर्डर की डेफिनेशन में लेकर आते हैं। और डिक्री की डेफिनेशन है, अक्सर हमें कंफ्यूजन होती है कि डिक्री जो है वो सिर्फ मुद्दई की फेवर में पास होती है, मुद्दला की फेवर में कोई डिक्री पास नहीं होती। मुद्दला की हद तक समझा जाता है डिसमिस हुआ है, लेकिन डिक्री शीट तब भी प्रिपेयर होती है। वो मुद्दला भी डिक्री को उसी तरह यूटिलाइज करता है जिस तरह मुद्दई करता है। डिक्री की डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट ही हो रहा है। डिक्री की डेफिनेशन ये है, बड़ी सादी सी, डिक्री भी फॉर्मल एक्सप्रेशन भी होगी और एडजुडिकेशन होगी एक कोर्ट की, जिसमें राइट्स ऑफ दी पार्टीज को डिटरमिन किया गया होगा। अगर मुद्दई की हक में हुआ है, डिक्री पास हो गई, केस डिक्री हो गया, राइट डिटरमिन हो गया मुद्दई का। और अगर मुद्दई के खिलाफ हुआ है, डिक्री डिसमिस हो गया केस, तो डिक्री शीट तो फिर भी प्रिपेयर होगी। क्यों? किसका राइट एस्टैब्लिश हुआ है कि मुद्दा लैक है। अगर ये प्रॉपर्टी मुद्दा लैक है, मुद्दई कहता मेरी है, मुद्दई सूट फाइल करता है। इससे पहले आज तक मुद्दा लैक ने कभी कोई सूट नहीं फाइल किया इसको एस्टैब्लिश करने के लिए, लेकिन उसके अंदर ये साबित हो गया कि मुद्दई का तो ये नहीं है, तो पर्चा डिक्री प्रिपेयर हो गया। उस पर्चा डिक्री को मुद्दा लैक हर जगह ये कहता रहेगा कि फलां बंदे ने कहा था कि मेरा ये तो है ही मेरा। वो अलग बात है, ठीक है, कि कोई और उसके खिलाफ केस लेके आए उससे रिलेटेड, वो अलग इशू है, उसके ऊपर वो उस चीज को एस्टैब्लिश तो कर सकता है।
ठीक है। लेकिन कंक्लूसिवली डिटरमन राइट्स ऑफ द पार्टी जो है वो डिक्री की डेफिनेशन में आता है, चाहे वो मदई की हो या मुद्दला की हो, कंक्लूसिवली डिटरमन होगी। अब कंक्लूसिवली डिटर्मिनेशन का भी एक नया स्कोप है, ठीक है। ये सारा का सारा सेक्शन 2 क्लास 2 के अंदर लिखा हुआ है। तो मुद्दई की हद तक भी डिक्री का स्टेटस वही है, मुद्दला की हद तक भी डिक्री का स्टेटस वही है। अगर मुद्दई केस डिसमिस होने के बाद भी ये खींचे कि मेरा है, तो उस डिक्री की बुनियाद पे कौन जा सकता है, कौन जा सकता है? उसकी एग्जीक्यूशन किसी तरीके हो सकती है कि नहीं हो सकती? बताओ, फॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपके साथ शेयर कर लो। मुद्दला भी हर जगह जाके उसके आगे रुकावट डालेगा कि जनाब ये मेरे पास इसकी डिसमिसल ऑर्डर है, जहां वो सूट फाइल करेगा, जहां काम करेगा, वहां जाके वो ले लेगा, ठीक है। डिक्री तो वो भी है, एग्जीक्यूशन तो वो भी हो सकती है, लेकिन कहा क्या जाता है जिसकी फेवर में डिक्री पास की जाती है वो डिक्री होल्डर हो जाता है, और जिसके अगेंस्ट डिक्री पास की जाती है वो जजमेंट लेटर है। यहाँ रिवर्स हो जाता है, लॉ ब्रॉडर सेंस में है। जिसकी फेवर में डिक्री पास हो गई है वो डिक्री होल्डर है, जिसके अगेंस्ट पास हुई है वो जजमेंट लेटर है। स्टेटस दोनों का वेरी कर सकता है। इसकी मिसाल देखनी हो आपने, आज सेक्शन 47 पार्टीज का वर्ड यूज करता है, वहां है एग्जीक्यूशन, कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं, लेकिन राइट दोनों का है। मुद्दई भी क्वेश्चन रेज कर सकता है डिक्री के ऊपर, मुद्दला भी क्वेश्चन रेज कर सकता है, उसको रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई डिक्री तो तुम्हारी फेवर में नहीं है, तुम क्यों रेज कर रहे हो। कहता है फेवर में नहीं, ये जो भी है अगर फेवर में होगी, मुद्दई समटाइम्स ऐसे हो जाता है, मुद्दई की फेवर में हो वो चला जाता है एग्जीक्यूट करवाने, मुद्दला उसके ऊपर ऑब्जेक्शन फाइल कर देते हैं। ना ये सेक्शन 47 में वर्ड पार्टी है, इसको मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो ये तो नहीं कह सकता तुम्हारी फेवर में नहीं हुई तुम आ ही नहीं सकती। तो ये जहन में रखिएगा, डिक्री शीट दोनों सूरतों में प्रिपेयर होती है, और जो लफ्ज डिक्री है उसकी डेफिनेशन सेक्शन 2 सब क्लास 2 में आपने परखनी है कि क्या ये कंक्लूसिवली डिटरमिन हुआ है या नहीं है। ये बड़ी डिबेट है। सेक्शन 40 पे जो बंदा आपने से दरखास्त कभी देगा उसको कोई अच्छा जज अगर आगे से टक्कर जाए तो उसको डिटेल से इसके ऊपर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करना है तो मुद्दा लगा तो कितना फायदा, सेक्शन 47 की कमेंट्री पढ़ लीजिए। इसी के अंदर जो बाजवा साहब ने क्वेश्चन पूछा था कि जी क्या डिसमिसल इन डिफॉल्ट डिग्री है कि नहीं है, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, अमूमन पूछा जाता है, ठीक है, कि डिसमिसल इन डिफॉल्ट जो है ये ऑर्डर है डिग्री है। तो कभी ऑर्डर ना क्या बैठना, लिखा हुआ ऑर्डर ही जाता है, लेकिन उसको स्टेटस डिग्री का दिया गया है, ये 2-2 कहते हैं। पूछ लेते हैं, हमारा दोस्त हुआ तो उसको पहला सवाल ये पूछा गया कि डिसमिसल इन डिफॉल्ट इज ऑर्डर है डिग्री, तो उसने कह दिया ऑर्डर है, तो उसको आगे पूछा गया कहाँ कैसे ऑर्डर है, मैं तो बस सुना होगा ऑर्डर, ठीक है। लेकिन उसको आगे इतनी तो स्पेस देते हैं कि ठीक है जी आप 2-2 पढ़ लो, उसमें लिखा हुआ है क्या है। लिहाजा आप जहन में रखिएगा कि डिक्री फॉलो दी जजमेंट, पहले जजमेंट आती है उसकी बेस पे डिक्री पास होती है, ठीक है। पहले जजमेंट आती है उसकी बेस पे ऑर्डर पास होता है, और जजमेंट सिंपल क्या है, स्टेटमेंट ऑफ स्टेट, जिसकी बेस पे जिसकी ग्राउंड पे या ऑर्डर पास होता है या डिक्री पास होता है। ये लिखा है 2-9 के अंदर। क्लियर हो गई यहाँ? वो 30 मिनट बताया जाएगा, ठीक है जी, थैंक यू। अब फिर यहाँ सेक्शन 33 तक है, दूसरे दिन तक सर एवरी डिक्री इज अपीलेबल एक्सेप्ट जो नेटवर्क में नहीं है उसमें नहीं है। मेरी जो जाति का लिस्ट है उसके मुताबिक सर मैं आई एम रॉन्ग हो सकता है, गलती हो एक कॉन्सेप्ट डिग्री है उसकी पेड़ नहीं होती। नंबर 2 है कि अगर जजमेंट आ गई है वैसे उसकी भी हो सकती है, तो वो तो एक्सेप्शन है जी, हम पूरा करें। दूसरा ये है अगर पार्टीशन की कोई सूट है, पहले की डिग्री पास होती है, अगर उसकी आप अपील नहीं करते फाइनल डिग्री की आप अपील नहीं कर सकते, ये भी बात है। और तीसरी है सेक्शन 9 है स्पेसिफिक डिफेक्ट का, अगर उसकी डिग्री पास हो जाए फिर भी आप अपील नहीं कर सकते। ये यानी ये आपकी जो
तीनों है ना, ये इन डिग्री के खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते, अदरवाइज आप किसी भी जो डिग्री है उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। तो जो आप कह रहे थे कि जनाब इसमें रिवीजन इसका स्कोप उससे वाइडर है, ये थोड़ा सा अच्छा, एक पहली बात तो ये है कि आपके कहने का मतलब है कि एवरी डिग्री अपीलेबल नहीं है। आपका कहने का मतलब ये है एवरी डिग्री अपीलेबल है, ये जनरल लॉ है। आगे एक सेकंड, आपने कहा एवरी डिग्री अपीलेबल है, ये जनरल लॉ है, ठीक है। उसकी एक्सेप्शन पहले आपने कही कि अगर फर्ज करें पार्टीशन सूट में कोई प्रिलिमिनरी डिग्री पास हो गई है, तो अगर आप उसकी अपील नहीं करते तो वो फाइनल कंसीडर हो जाएगी। तो ये तो बड़ा कॉमन सेंस है, जिस भी डिग्री की आप अपील नहीं करेंगे वो फाइनल कंसीडर, उसको उसके ऊपर सेकंड क्वेश्चन है फाइनल अगर पास हो तो फिर आप अपील नहीं कर सकते, अगर प्रिलिमिनरी डिग्री नहीं करते तो फाइनल डिग्री का नहीं कर सकते। प्रिलिमिनरी डिग्री की डेफिनेशन में उसमें स्पेसिफिकली तो बता दिया गया ना, आप ये जहन में रख लीजिएगा। 5 केसेस ऐसे हैं सीटीसी के अंदर जिनकी प्रिलिमिनरी डिग्री आती है, और प्रिलिमिनरी डिग्री का मतलब ये नहीं है कि जनाब आपकी प्रिलिमिनरी डिग्री आ गई है तो अब आपने उसके खिलाफ जो है वो अपील फाइल नहीं करनी, वो राइट दिया गया हुआ है, ठीक है। अगर प्रिलिमिनरी डिग्री आ गई, डिग्री का वर्ड साथ यूज हो गया है, वो अपीलेबल है। क्यों अपीलेबल है? क्योंकि सेक्शन 96 कहता है एवरी डिग्री इज अपीलेबल। अगर आप वैसे भी डिग्री के खिलाफ अपील नहीं करते तो बार तो लग गई, टाइम पीरियड जब गुजर जाता है तो फिर आपके ऊपर बार तो लग गई। जरूरी नहीं ये आप प्रिलिमिनरी डिग्री के खिलाफ अपील में नहीं गए तो वो आपको रोक दिया गया, तो आपने अपना राइट एक्सरसाइज नहीं किया। ये रिस्ट्रिक्शन, ये हम इसको एक्सेप्शन में डाल सकते हैं। एक एक्सेप्शन है जो उसने बता दी कि जनाब आप अगर कॉन्सेंट डिग्री है उसकी अपील नहीं होगी, और अगर आपने चैलेंज नहीं किया तब अपील नहीं होगी। लेकिन मैंने उसके ऊपर आपको बता दिया है वेयर देयर इज लॉ देयर इज एक्सेप्शन। आप कॉन्सेंट डिग्री के ऊपर भी अपील हो रही है।